नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और असंतुष्ट खेमे से संबद्ध आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर सवालिया निशान लगाया है। आनंद शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी की वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के साथ रैली के विजुअल्स के संदर्भ में ये बात कही। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी भी मैदान में आ गए। आनंद शर्मा की ओर से की गई आलोचना से बौखलाए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। गौरतलब है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी पर कट्टरता, महिला विरोधी बयानबाजी करने का आरोप भी लगता आया है। अब्बास अपनी धार्मिक तकरीरों में विवादास्पद कमेंट के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में जब कांग्रेस 5 राज्यों का चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है, तब बड़े नेताओं द्वारा पार्टी पर सवाल उठाने से निश्चित रूप से इसकी फजीहत तो हो ही रही है। साथ ही पहले से ही बुरी हालत में चल रही कांग्रेस और कमजोर होगी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। लेफ्ट कांग्रेस फ्रंट के इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इस मामले में पार्टी को निशाने पर लिया है। शर्मा कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे बाकी नेताओं यानी G23 गुट के सदस्य हैं। शर्मा ने ट्वीट कर कहा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दल के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और ये सब बातें कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। शर्मा ने कांग्रेस आलाकमान को सांप्रदायिकता पर ज्ञान देते हुए कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती और हमें सांप्रदायिकता के रूप में लड़ना है। दरअसल 28 फरवरी को कांग्रेस और लेफ्ट की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली में आईएसएफ के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए थे। अधीर की इस रैली में मौजूदगी को लेकर शर्मा ने उन पर हमला बोला और कहा कि रैली में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है और उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद अधीर रंजन भी मैदान में आ गए। शर्मा के ट्वीट का जवाब देने में अधीर रंजन चौधरी ने देर नहीं लगाई। आनंद शर्मा की ओर से की गई आलोचना से बौखलाए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। चौधरी ने नो योर फैक्ट्स आनंद शर्मा की हेडिंग से सिलसिलेवार ट्वीट किए। अधीर रंजन ने कहा कि हमें पता है कि आनंद शर्मा का बिग बॉस कौन है और वो किसे खुश करना चाहते हैं। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में पार्टी ने जो भी फैसले लिए आलाकमान के निर्देश पर लिए हैं। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में सीपीएम मीट उस लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी है जो बीजेपी को हराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि इस फ्रंट के फैसले को सांप्रदायिक करार देना बीजेपी के हाथों में खेलने जैसा ही होगा। अधीर ने अगले ट्वीट में आईएसएफ के साथ गठबंधन की स्थिति को साफ करते हुए कहा कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को उसका पूरा हिस्सा मिला है और लेफ्ट फ्रंट आईएसएफ को अपने हिस्से से सीट दे रहा है। अधीर ने कहा कि वे लोग जो बीजेपी की जहरीली सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वे कांग्रेस के लिए 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करें, न कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करें। अधीर रंजन ने G23 के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में की गई तारीफ को लेकर उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि ऐसे लोग व्यक्तिगत हित वाले मुद्दों से ऊपर उठे और प्रधानमंत्री की तारीफ में समय जाया न करें। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। क्या गठबंधन है, क्या नहीं हुआ है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। एक हद तक तो अभय शर्मा जी ठीक है कि कोई ऐसी पार्टी जिसका सांप्रदायिकता से संबंध रहा हो, उससे अगर हम कोई संबंध करें तो उससे परहेज रखना चाहिए या फिर बातचीत करके होना चाहिए। अब क्या आपस में बात हुई है, ये भी देखने लायक बात है। उधर कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी और उसके दल चुटकी लेने से नहीं चुके।
कांग्रेस? अब ये तो उनकी लड़ाई, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्वार्थ की लड़ाई जब होती है तो कभी भी संबंध मजबूत नहीं होते। सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए जब गठबंधन होता तो वो गठबंधन कभी भी नहीं टिकता। और इसलिए हमारी तो शुभकामना है कि गठबंधन बना रहे, पर सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उसके कारण ये गठबंधन कितना चलेगा ये वही लोग। कांग्रेस के बारे में मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी जितना बाहर वालों से नहीं लड़ती उतना अंदर वालों से आपस में लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टूट के कगार पे है, नेतृत्व विहीन है। कोई मतलब जैसे अगर देसी भाषा में कहें तो ऐसी पार्टी इस समय बन चुकी है जिसका कोई माई बाप नहीं है। गौरतलब है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के अब्बास सिद्दीकी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। अब्बास सिद्दीकी पर कट्टरता, महिला विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगता आया है। अब्बास अपने समर्थकों में भाईजान के नाम से लोकप्रिय हैं। अपनी धार्मिक तकरीरों में वे विवादास्पद कमेंट के लिए कुख्यात हैं। हालांकि अब्बास सिद्दीकी बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा हैं। इस दरगाह का असर करीब 100 विधानसभाओं पर पड़ता है। लेफ्ट फ्रंट इस बात से इनकार करता है कि आईएसएफ किसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति करता है, लेकिन जब कांग्रेस के बड़े नेता आईएसएफ को खुलकर सांप्रदायिक बता रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन बीजेपी के सवालों का जवाब कैसे देगा? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आईएसएफ सांप्रदायिक है और इसे लेकर कांग्रेस में ही घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में जब कांग्रेस 5 राज्यों का चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी है, आनंद शर्मा के ट्वीट ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज कांग्रेस की इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे पार्टी के अंदर से ही उठ रहे उन मुखर स्वरों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के जरिए। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ दीपक रस्तोगी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं सीपीआईएम से। आप सभी का स्वागत। और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नजर आते हैं तहसीन पूनावाला साहब स्क्रीन पर। यह मुस्कुराहट मुबारक हो तहसीन, लेकिन आज इस मुस्कुराहट का सबब बताइए। अपने ही घर के अंदर जो फूट पड़ रही है उस पर हंसी आ रही है? लोकतंत्र है, आनंद शर्मा जी का अधिकार है प्रश्न पूछने का। अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दे दिया, इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। लोकतंत्र है, इसकी हिम्मत है मोदी जी और अमित शाह जी से सवाल पूछने के लिए। लेकिन तहसीन, मुझे तो ये लगा था अब इलेक्शन आने वाले हैं, 5 स्टेट में इलेक्शन है, आप बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे, सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन तो कांग्रेस के अंदर ही होने लग गए। इस प्रदर्शनों को भी तो ओवरकम करना पड़ेगा ना? क्या करे सर, जो लोग सारी जिंदगी पद पर बैठे वो आज क्योंकि अब जमीनी नेता ऊपर आ रहे तो प्रश्न पूछ रहे। चलो लोकतंत्र है, इनका भी अधिकार है, ये वक्त भी बदल जाएगा। कौन किसकी मदद कर रहा है सबको दिख रहा है। वक्त की बात है साहब, और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, पब्लिक तो ये जानना चाहती है ना तहसीन कि आखिर ऐसी वजह क्या हो गई कि कांग्रेस को अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। G23 ने पहले ही मुसीबत की हुई थी, फिर आनंद शर्मा का ये बयान, ये तो बवाल कर रहा है ना असल में। इससे कैसे कंट्रोल किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? कोई G23 नहीं, 8 या 9 है। मिलिंद देओरा इसमें शामिल नहीं है, पृथ्वीराज चौहान साहब इसमें शामिल नहीं है, शशि थरूर साहब से मैं अभी बात कर रहा था अभी 2 मिनट पहले, वो इसमें शामिल नहीं। ये 8-9 नेता है, ठीक है, उनका अधिकार है, वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, उनका अधिकार है। ये प्रश्न वो शायद कभी कभी इसे मन में प्रश्न आता है, मैं उनसे सवाल नहीं उठाता हूँ कि क्या कभी कभी उनका परफॉर्मेंस राज्यसभा में जितने भी गैर संवैधानिक बिल्स पास हुए, राज्यसभा में तो ये लोग बैठे थे, उन्होंने कितने बिल्स को रोके। प्रश्न तो उठता है हमारे मन में भी कि ये हर चीज में बिहार नहीं गए कैंपेनिंग करने के लिए, अब केरल नहीं जा रहे, पुडुचेरी नहीं जा रहे, तमिलनाडु नहीं जा रहे, वेस्ट बंगाल नहीं जा रहे, आसाम नहीं जा रहे, लड़ सड़क पर राहुल जी और प्रियंका जी है। ये नेता लोग कहीं जाने रहे और प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे, इससे फायदा किसका होता? सवाल उठता है। खैर, ये पार्टी में लोकतंत्र। सर, एक आपको मैं, अगर आपके पीछे जो आपकी रिसर्च टीम, उनको अगर 2 विजुअल चला दे बहुत एहसान होगा। एक विजुअल राहुल गांधी जी जब देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे, किस तरह से वे रुके आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब के लिए। दूसरा विजुअल आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी जब वे जा रहे थे कार्यकर्ताओं को हाथ मिलाने के लिए, किस तरह से अमित शाह जी नड्डा जी का हाथ पकड़ा, धक्का मार के पीछे किया और अमित शाह जी और मोदी चले गए। संस्कार होते हैं ना साहब, संस्कार, हमारे में संस्कार है सर। अच्छा तहसीन, बीजेपी ट्रेंड सेटर है क्या? ट्रेंड फॉलो करते हैं आप उसका? हेलो तहसीन, ऑडिबल हूं, सुन पा रहे हैं?
चलिए दोबारा से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, कई बार मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि किस पार्टी के साथ हम बंगाल में साथ आ गए, इस पार्टी के तो अंदर ही झमेले इतने हैं, उससे निपट ले कि बाकी लोगों से निपटे? कई बार मन में ख्याल आता है क्या? अच्छा ठीक है, आप अपनी एनर्जी जाया मत करिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह, कुछ दिक्कत है शायद, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। सेम एनर्जी से फिर जवाब दीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। दीपक रस्तोगी का रुख करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। दीपक जी, कांग्रेस का एक घमासान चरम पर पहुंच गया, कहां थमता हुआ नजर आता है सर आपको? आपके विश्लेषण में कांग्रेस की इस स्थिति को कैसे परिभाषित करेंगे? कांग्रेस की स्थिति की और आनंद शर्मा के उस बयान की जिसमें उन्होंने बंगाल में आईएफएस के साथ जो गठबंधन हुआ कांग्रेस का, उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी खास सवाल लगातार मेरे साथ बने हुए तहसीन पूनावाला कांग्रेस से बने हुए और साथ ही साथ बीजेपी से मेरे साथ महेश वर्मा जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। सर, किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं कांग्रेस की? बैठे बिठाए आपको तो मुद्दा मिल गया, ये तो कुछ किया भी नहीं और हाथ में एक हथियार भी आ गया हमला करने के लिए। उनके पास बंगाल में कुछ करने के लिए है ही नहीं, इनको ये वहां पे कुछ भी कर लें। लेकिन ये अलग बात है कि देखिए, सवाल ये है कि आनंद शर्मा जी हो, गुलाम नबी आजाद हो या कोई भी हो, तहसीन पूनावाला जी की यादाश्त बहुत कमजोर है। उनके एक बरुआ जी थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, जो मीडिया एडवाइजर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने एक प्रेजेंटर प्राइम मिनिस्टर नाम की पूरी किताब, एक पूरी ग्रंथ लिख दी है, जो आज ये तर्क दे रहे हैं उस तर्क की मैं बात कर रहा हूँ जी। सवाल है कि आज जिस चीजों पे वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कई बार सवाल खड़ा किए गए, लेकिन उन सवालों को हमेशा नकारा गया। और इस देश में जो है ये जो परिपाटी है वंशवाद की, निश्चित रूप से कोई अगर इस तरह से करता रहेगा, कराता रहेगा, कोई परिवार या कोई भी व्यवस्था में इस तरह की चीजों को डाला जाएगा, जो लोग अक्षम है उसको लोग अक्षम ही कहेंगे, जो सक्षम है उसको लोग सक्षम ही कहेंगे। अब रही बात की पश्चिम बंगाल में जो आवाज उठाई जा रही है, या जो जिस तरफ कांग्रेस के जो ये कद्दावर नेता है, इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किए, कांग्रेस को निश्चित रूप से उसका जवाब देना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए, इसको बीजेपी के ऊपर डाल के बात नहीं करनी चाहिए, और बीजेपी को काउंटर करके इस बात से नहीं बचा जा सकता, इससे मुंह नहीं छिपाया जा सकता है, और ये मुंह छिपाने के लायक बात भी नहीं। जो चीज आज आनंद शर्मा जी ने उठाया है, उसको या तो ये उसका जवाब दे, और नहीं तो उसको स्वीकार करें, और स्वीकार करके देश की जनता को बताएं कि आज कांग्रेस जो है वो चाहती क्या है इस देश में। जी, तो तहसीन पूनावाला, क्या असल में कांग्रेस, ठीक है सर, तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस असल में जो आरोप अंदर से ही लग रहे हैं उनसे बचने की कोशिश कर रही है, उनका सामना करने को क्यों तैयार नहीं दिखाई देती? कोई बचने की कोशिश नहीं कर रही है। अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल के पीसीसी इंचार्ज है, और हाई कमांड ने फैसला लिया, और वो फैसला सर आपको पर जो आपके टीवी पर कह रहा हो, आंख में आंख मिलाकर कह रहा हो कि वेस्ट बंगाल में ये गठबंधन है, जाओ आपको जो करना है करो, जाओ, नहीं डरते है गठबंधन, तो हम उनके साथ गठबंधन में, वो लेफ्ट के साथ है, हम तो हमारी 92 सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन क्या है गठबंधन? अभी आपको क्या करना है? आपको दिक्कत है तो आनंद शर्मा के बयान का, आनंद शर्मा का कोई औचित्य नहीं है, कोई हैसियत नहीं है? नहीं है, उन्होंने प्रश्न उठाया सीडब्ल्यूसी मीटिंग में, उठाया उन्होंने प्रश्न, उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, और सीडब्ल्यूसी मीटिंग में ये प्रश्न उठाए, किसने उनको मना किया प्रश्न उठाने के लिए? साथ में आनंद शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आनंद शर्मा जी को मैं कुछ दिन पहले व्हाट्सएप भी किया था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया मेरे व्हाट्सएप का, लेकिन मैं आनंद शर्मा जी और आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, चलिए बिहार तो नहीं गए दोनों, मेरे साथ चलिए, तमिलनाडु चलिए, केरल चलिए, पुडुचेरी चलिए, आइए वेस्ट बंगाल, आइए आसाम, पार्टी के लिए काम कीजिए। मैं पार्टी का मेंबर भी नहीं होता, वो 20 रुपया मेंबरशिप बनकर, असल में कांग्रेस की स्थिति को लेकर जो सवाल उठाते नहीं, क्या वैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है? ये ईमानदारी से बताइएगा, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो फिर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको आप डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? जो बता रहा है उसकी बात सुनिए ना। बिल्कुल, मैं तो मान रहा हूं कि कांग्रेस में बहुत स्थिति इस वक्त
अच्छी नहीं है, मैं तो स्वयं मान रहा हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, इस स्थिति के पीछे कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने इस स्थिति को, कांग्रेस को स्थिति पर लाए? कौन लोग थे तो 20-20 साल 22-22 साल CWC में बैठे थे और तब उन्होंने चुनाव का प्रस्ताव नहीं दिया? कौन लोग थे कि जब भी कांग्रेस केंद्र में सरकार में थी, वे मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? जिन सूबों में, जिन राज्यों में वे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है सर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं आपको। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक आ रही है और आपकी आवाज भी मुझ तक आ जाए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं अली शाह, असल में क्या मन में एक ख्याल आता है कि किनके साथ हमने अलायंस कर लिया? इनके घर में तो खुद ही बहुत झोल है, उससे निपटना होगा पहले। पहले आप ये बताइए जी, लॉजिकली बात करते हैं, किसके घर में झोल नहीं होता है? पहली बात तो अच्छा, घर में होता है कुछ ना कुछ झोल, डोमेस्टिकली भी होता है, ठीक है। अब आनंद शर्मा साहब ने सवाल उठाया है, हम पूरी इज्जत के साथ उनसे पूछते हैं ये बात, ये पूरा हक बंद रखो कि अपनी पार्टी में पूछताछ करना ठीक है, बात करना ठीक है, पॉइंट रखना आगे, बात रखना आगे, ठीक है। एक कहावत है, डोंट वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, मतलब घर की जो गंदगी है वो सरेआम बाजार में आके ना धोएं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सवाल उठाया, अब मैं ये भी इनको क्लियर कर दूं, लॉजिकली इनकी बात कहता हूँ, ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना, मैं बताऊँ आपको ये कांग्रेस आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है, पहली बात तो मैं यही साबित कर दूंगा आपको, अभी मैं साबित करने वाला हूँ, उससे पहले आपको ये बोलता हूँ, ठीक है। 5 स्टेट्स में चुनाव अनाउंस हुए, 5 स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, असम, बंगाल। आनंद शर्मा जी कहाँ पे दिखे कैंपेन करते हुए? केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई एक नेता बना दिया। यही तो समझा रहा हूं आपको, यही तो समझा रहा हूं सर, इस पार्टी के अपने बहुत टंटे हैं, उनसे निपटने दीजिए। आप कहां फंस गए? और जो आप कह रहे हैं ना कि किस घर में झोल नहीं है, हर किसी घर में झोल है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर घर के बर्तन चौराहे पे आके फूटने लगे तब आवाज उठने लगती है। आपका पड़ोसी भी पूछता है फिर आपके घर में क्या हुआ। कांग्रेस का वही हाल है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं आपको एक बात और, तो कांग्रेस ने ISF के साथ हाथ नहीं मिलाया है, उन्होंने हाथ मिलाया है किसी लेफ्ट के साथ, लेफ्ट का गठबंधन है ISF के साथ। कांग्रेस कोई सीट ISF को नहीं दे रही है, ना यासीन पूनावाला तो कह रहे हैं हमने अलायंस कर लिया, जाओ जो मर्जी कर लीजिए, और आप कह रहे हैं कि अलायंस ही नहीं किया। कौन सही है? कौन सही है? ये बात पूरा नहीं कहा, पहली बात तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, मैं साबित कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का ISF के साथ कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि आप सीट हमारे से लेंगे या हम आपको सीट देंगे, उनका है लेफ्ट के साथ। अब वो लेफ्ट के ऊपर निर्भर है कि वो ISF के साथ सीट ले दे, जो अच्छा, करे ना करे। अच्छा, लेफ्ट का गठबंधन है कांग्रेस। मेजर मोहम्मद अली शाह, ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह, कांग्रेस के लिए जितनी शानदार बैटिंग आप बंगाल में कर रहे हैं, केरल में भी कर दी होती सर, केरल में दिखा दिया होता कि हम इतने अच्छे बैट्समैन कांग्रेस के लिए। वहां तो पिनराई विजयन रोज पानी पी पी के कोस रहे हैं कांग्रेस को, और अच्छा पर्यटक बता रहे राहुल गांधी को, और उम्मीद है कि पर्यटन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यही दिल वहां धड़कता तो बात समझ में आती ना। आपके तो कई चेहरे हैं, आपके तो कई चेहरे में मेजर मोहम्मद अली शाह, आप डिबेट में कुछ और है, बंगाल में कुछ और है, केरल में कुछ और है, आपको तो समझना मुश्किल है। ऑन ग्राउंड जो साबित हुआ, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, शिवसेना और कांग्रेस का आइडियोलॉजी नहीं मिलती थी, मगर इतना स्मूथ जा रहा है, इतना अच्छा जा रहा है, कई साल हो गए। तो अपॉर्चुनिस्ट है ना आप, अवसरवादी हैं, है ना, आप अवसरवादी है ना, मैं मान गया, है ना, आपने खुद कह दिया। सुनिए, उनकी कांग्रेस नहीं मिली थी, उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, मगर काम देखिए ना ऑन ग्राउंड, अच्छा काम हो रहा है महाराष्ट्र में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब आप ये बताइए, अगर लेफ्ट वाले या कांग्रेस वाले हाथ नहीं मिलाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या लेफ्ट वाले बीजेपी से करेंगे या कांग्रेस बीजेपी से करेगी? इससे बढ़कर मजाक नहीं हो सकता। पहली बात तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा पगड़ी भी बांध ली थी जम्मू में, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। अब ये मत बताइए इसके संकेत क्या हैं? अरे वही तो कह रहे हैं कि हम हर एक घर में फूट होती है, मैं बोला कि घर में पिया सब कुछ नहीं होता। अब आनंद शर्मा जी जो कर रहे हैं, मैं नहीं मानता वो अमन नाम नहीं है सर, आनंद शर्मा नाम है। CPIM को तो यही नहीं पता। चलिए छोड़ दीजिए, मुझे कुछ कहना है। मेजर मोहम्मद अली शाह, अमन शर्मा नाम नहीं है सर, आनंद शर्मा है। आप कांग्रेस को कितना अच्छा जानते हैं ये समझ में आ गया।
मैं तो आनंद शर्मा बोला। ठीक है, आनंद शर्मा ठीक किसने है, बोला? ठीक है, आपके मुंह से अच्छा निकला। ठीक है, आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए। ठीक है, आप और मेहमान और मेरे बड़ा पास, ऐसा कर ठीक लेते है, हैं आप। ठीक है, चलिए, बात मेजर आप कह मोहम्मद रहे हैं। अली शाह, आऊंगा आपके पास। दीपक रस्तोगी भी मेरे साथ है, मुझे कुछ तहसीन आ रहा हूं आपके पास। दीपक सर, असल में कांग्रेस का घमासान जहां पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपका विश्लेषण क्या है? बंगाल में जो है कांग्रेस अभी ये कहने की कोशिश में है कि हमारा गठबंधन जो है सीधे आईएसएफ के साथ नहीं है। इसमें ये 2 महीने से जो बात कर रहे थे, 2 महीने से इनकी वाम मोर्चा से बात चल रही थी सीटों के गठबंधन को लेकर। आईएसएफ इसमें बाद में आई है, आईएसएफ इसमें बाद में आई है और आईएसएफ ने जो है वो गठबंधन दरअसल जो किया है वो वाम मोर्चा के साथ उनकी प्राइमरी बातचीत है, जो 30 सीटों की बात हुई है। 92 सीट्स जो है वाम मोर्चा ने अलॉट किया था कांग्रेस को, ये फैक्ट है। लेकिन ब्रिगेड की रैली के मैदान में जो मंच पर दिखा, वो मंच पर सीधा सीधा दिखा कि वाम मोर्चा का झुकाव वो आईएसएफ की ओर ज्यादा है, कांग्रेस की ओर कम है। ये गठबंधन की मजबूरी है आज की तारीख में कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों के साथ एक साथ इनको लड़ना है, इसलिए ये तीनों पार्टियां एक साथ दिखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो जो ब्रिगेड परेड मैदान में मंच पर उनको अधीर चौधरी को भाषण देने से रोका गया जब आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी मंच पर चढ़े, और उसके बाद विमान बोर्ड ने इंटरफेयर किया, फिर उनको अपना भाषण कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया, तो ये एक बड़ा संकेत भी किया कि वहाँ बंगाल में ये तीनों के बीच में आपस में भी कुछ न कुछ समझ की कमी है। अब ये है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रुप ऑफ 23 है उसमें वो जो जम्मू से शुरू हुआ, इसके बाद आनंद शर्मा ने जो बात उठा दी बंगाल को, तो उनको मौका मिलना ही था ये कहने के लिए कि भाई कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और उसका असर बंगाल में भी है। बंगाल में जो है वाम मोर्चा और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि इस चुनाव में हम अपनी जमीन थोड़ी सी बना लेंगे, पुख्ता कर लेंगे और इसका राष्ट्रीय स्तर पर हम संकेत देने की कोशिश करेंगे कि हम मजबूत हो रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ 23 का जो असंतोष है वो राष्ट्रीय स्तर पर इनको डेंट तो लगा ही रहा है। जी दीपक सर, ये भी बताइए, जो हम गांधीवाद, नेहरूवाद, धर्मनिरपेक्षता की बात आनंद शर्मा कर रहे हैं, ये टीस उनको तब क्यों नहीं हुई जब कांग्रेस ने शिवसेना के साथ हाथ थाम लिया महाराष्ट्र में? ये तकलीफ तब क्यों नहीं हुई? जी, धर्मनिरपेक्षता का जो एजेंडा है ये ला रहे हैं, उसमें देखिए, उसमें एक बात हमको ये देखनी पड़ेगी। बंगाल के संदर्भ में जो आईएसएफ का गठन है उसको सबसे पहले ओवैसी साहब उनके साथ अब्बास सिद्दीकी के साथ उन्होंने मीटिंग की, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने जब अपने गठबंधन का ऐलान किया तो उन्होंने उसको इंडियन सेक्युलर फ्रंट रखा और उसमें उन्होंने मुसलमान आइडेंटिटी की कोई बात ही नहीं की। ब्रिगेड मैदान में भी मुसलमान आइडेंटिटी की बात नहीं की। और ये महाराष्ट्र में अगर देखें तो महाराष्ट्र में जो प्राइमरी गठबंधन है शिवसेना के साथ, वो शरद पवार के साथ है, कांग्रेस उसके साथ बाद में मिली। ये महाराष्ट्र के तर्ज पर बंगाल में ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि जी हमारा गठबंधन जो है वो सेक्युलर पार्टी के साथ है, हमारा जो है जो जिसकी पहचान नॉन सेक्युलर के रूप में है उनके साथ डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें तो स्टीयरिंग सीट पर महाराष्ट्र में कौन बैठा हुआ है? शिवसेना बैठी हुई है। तो क्या बंगाल में आगे चल करके स्टीयरिंग सीट पर ये आईएसएफ को बैठाने जा रहे हैं या कौन बैठा है? ये एक बड़ा सवाल होगा बंगाल के लिए। ठीक है सर। महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। महेश जी, हम आनंद जी की कही गई स्टेटमेंट को पार्टी के विरुद्ध ना समझकर क्यों ना एक ऐसी दवा के तौर पे समझे जो दुरुस्त करने के लिए है अपनी पार्टी को, उनकी सेहत में सुधार करने के लिए। इससे हम ऐसा क्यों ना समझे कि कांग्रेस में ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां आवाज उठाने का दम रखते हैं लोग और अपनी आवाज उठाते हैं। इसको ऐसे भी तो समझा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आज ये आवाज उठ रही है, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ, इसका उठना भी चाहिए, लेकिन इसको ये नाम दे देना कि ये लोकतंत्र है वहाँ इसलिए उठ रहा है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उससे इसलिए सहमत नहीं हूँ, इस देश में मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई इसको लेकर जितनी बातें आज 70 साल में, मैं समझता हूँ कि 80% जो है जो रूल रहा उसमें कोई चीज छुपी नहीं है, कोई चीज बताई और समझाई जाए आंकड़े के और तर्क के माध्यम से, तो वो 100 बार आपके दर्शकों को बताया गया होगा कि इस देश में
पिछले 70 साल में कौन राज किया, कितने बार अध्यक्ष रहे इस पद पे, कौन आदमी नहीं बोल पाता था, क्या सिंडिकेट था, किस तरह से इमरजेंसी थी, इस देश के लोगों की बोलती बंद कर दी गई। यहाँ लोकतंत्र तो इस तरह से दिया जहाँ लोकतंत्र को मटियामेट करने की कोशिश की गई। इस तरह के लोकतंत्र की दुहाई दे के बात करने का कोई मतलब नहीं। ये लोकतंत्र की दुहाई नहीं है, ये तो सीधा बगावत है उस चीज को लेकर जो अक्षमता है, जो अकर्मण्यता है, जो नेतृत्व विहीनता है, जो दिशाहीनता है। आज कांग्रेस बीजेपी वहां लड़ाई लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, तो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे आप मुझे बताइए। ये तो आप ये समझ लीजिए हताशा निराशा का प्रमाण जो है, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं। जिनका कोई जो अपनी जमीन या अपनी चीजों को तैयार करते हैं उन मार्च पे। ठीक है, तहसीन पूनावाला साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेजर मोहम्मद अली शाह, आप सुन पा रहे हैं मुझको? उस राष्ट्रीयता को एक मुखर करने के बजाय, प्रखर करने के बजाय वो सांप्रदायिकता को महत्व देंगे, ऐसी किसी राष्ट्रीय पार्टी से कभी उम्मीद देश ने नहीं किया था। और उसको लेकर अगर इस तरह के तर्क दिए जाए, जिस तर्क से आपके दर्शक कभी भी सहमत नहीं होंगे, यानी ये तो लोकतंत्र में जो है ऐसी चीजों को हम कर रहे हैं, तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस में, लोकतांत्रिक है या बंसवाद है, यहाँ डायनेस्टी है यहाँ। ठीक है सर। आप उसके नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो, आपके पास वो क्षमता ही नहीं। ठीक है महेश जी, वो बौद्धिक है। ठीक है महेश जी, आप साथ रहिए। तहसीन पूनावाला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ऑडियो थोड़ी खराब है, इनका शायद बात पहुंच नहीं पाएगी, मैं आपको बताता हूँ एक बात। आ रही आवाज, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एक तरफ बोलते हैं कि आनंद शर्मा जी बोल रहे हैं कि एक परिवार वो एंड एंड ऑल नहीं है, फाइनल अथॉरिटी वो नहीं है। आनंद शर्मा जी क्या ऑफिशियल बयान आया है क्या कांग्रेस पार्टी से? वो ठीक है, माना जीत 23 में आते हैं वो, लेकिन कितने नेता हैं वहां से जो उनसे इत्तेफाक रखेंगे? अब उनका कह देना उनके होगी। गुलाम नबी आजाद के बाद राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा है सर, आप उनको इतने हल्के में नहीं आंक सकते हैं। इसमें से यहाँ पे और अब क्यों मुंह खोल जा रहा है? अब क्या ऐसा लालच आया है, अब मुंह खोल रहे हैं? अब आपको बताऊं, जब महाराष्ट्र में जब पिछले साल कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था तब तो कुछ बोला नहीं। पूनावाला कांग्रेस से मेरे साथ है। तहसीन भाई बोलिए, आप बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आवाज अब पहुंच जाएगी, बोलिए। जी, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत थी, इसलिए मैं ठीक है कट ना जाए उससे पहले मैं संक्षेप अपनी बात दोबारा समझा दूं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का डायरेक्ट अलायंस नहीं हुआ है। ये लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलायंस में 92 सीट पर कांग्रेस लास्ट टाइम भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ी। लेकिन क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का अलायंस है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अलायंस है, आपको जो करना है करो। अगर आपको ये अलायंस गलत लगता है तो फिर आप मुझे बताएं, और कोई भी व्यक्ति अगर कम्युनल स्टेटमेंट देता है तो वो बिल्कुल गलत है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। तो फिर आप ही के चैनल पे आप ही के साथ जब मैं डिबेट कर रहा था, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमें बंगाली मुसलमानों के वोट नहीं थे, उसके बारे में क्यों बीजेपी नहीं कहती है खुले मन से? ये गलत है। मैं तो कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के गठबंधन में हो या ना हो, गलत बयान नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो हिमंता बिस्वा शर्मा पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? दूसरी बात, जब खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इलेक्शन कमीशन पर मैंने कंप्लेंट की और इलेक्शन कमीशन कहता अब तो बात बीत गई हो। तो इस तरह के प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण करने का अधिकार है क्या? तीसरी बात, आपने अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं, आनंद शर्मा जी रिस्पेक्टेड नेता है, लेकिन आनंद शर्मा जी प्लीज ये बताए कि वो केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसाम में क्यों जमीन पर नहीं है? और अगर आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी आजाद जी को कोई भी दिक्कत आती, मैं ले जाऊंगा उन्हें, मैंने आनंद शर्मा जी को व्हाट्सएप भी किया, मैं ले जाऊंगा उन्हें, मेरे साथ आइए, काम कीजिए, जमीन पर रहिए। ये बात हमें इस पर अटैक करो, उससे अटैक करो, उससे बीजेपी का फायदा हो, ये नहीं करना है हमें। उनकी रिस्पेक्ट। लेकिन केरल में पिनराई विजयन ये कहते हैं कि राहुल उन जगह क्यों नहीं जा रहे हैं जहां पे उनका मुकाबला बीजेपी से सीधा है, फिर इसका जवाब भी दीजिए। सीपीआईएम के साथ तो है ना आप बंगाल में? हाँ बिल्कुल, लेफ्ट के साथ अलायंस में है हम बंगाल तो में। फिर उनका जवाब केरल में जो है उस पर भी तो जवाब दीजिए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए सुनिए, कांग्रेस को इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बीजेपी, उसको हराना है। अब ये आप बताइए, आप जब अमित शाह जी पीडीपी के साथ गठबंधन करते तो कहते मास्टर स्ट्रोक है। अकाली दल जिन्होंने भारत का संविधान जलाया,
भारत का संविधान, उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। आज भी त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट आज भी कहती है उस हिस्से को, त्रिपुरा के उस हिस्से को भारत से अलग करना है। बीजेपी उनके साथ गठबंधन में, उल्फा के साथ गठबंधन में, तो बीजेपी तो देशद्रोही पार्टी, यहाँ पर तो हम एक देशद्रोही पार्टी अगर उस हिसाब से दिख रहे हैं उसको क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर मेजर साहब के साथ लेफ्ट में उनके खिलाफ लड़ूंगा, वेस्ट बंगाल में उनके साथ लड़ूंगा, लेकिन मेरा दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन कौन है? जो राजनीतिक दुश्मन है उसको मुझे बाहर रखना है। मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूं कि बीजेपी से मुल्क को बचाना है, ये बात आप समझ लीजिए। मुझे कोई शर्म नहीं है कहने को, जब तक आप बीजेपी को इस मुल्क से राजनीतिक तौर से बाहर नहीं रखोगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर लेकिन पाएगा, अमल तहसीन, नहीं आ पाएगा। कांग्रेस में अगर कांग्रेस के नेतृत्व पे कोई सवाल उठा देता है तो वो हाशिए पे क्यों पहुंच जाता है? मुझे ये भी समझाते चलिए। बिल्कुल शहजाद अधिकार है। पूनावाला उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, मेरे भाई है। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, शहजाद को मैंने कहा था, गुलाम नबी आजाद साहब को आपके माध्यम से कह रहा हूं, आनंद शर्मा जी को आपके माध्यम से कह रहा हूं, जाओ लड़ो चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ। किसने मना किया है? क्यों आप मीडिया में आकर बात करते हो? कांग्रेस में इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते। आप मुझे बताइए सर, नड्डा जी ने कौन से चुनाव लड़े हैं? मैं कह रहा हूं ना, लड़े गुलाम नबी आजाद साहब, किसने रोका है? लड़े शहजाद भाई, किसने रोका है? आपको चुनाव भी नहीं लड़ना है और आपको टिप्पणी करनी है। सोनिया जी आज इंटरिम प्रेसिडेंट है, मैं आपको बताऊं, वो नहीं बनना चाहती थी, ये लोग गए, गुलाम नबी आजाद पहले गए, आप बनिए। फिक्र आप मत लोग कैसे करिए बनो? तहसीन, फिक्र मत करिए, G23 में से शायद कोई खड़ा हो जाए इस बार जून में। बिल्कुल हो, उनका अधिकार है, बिल्कुल हो। ठीक है, उनका अधिकार महेश है, वर्मा लोकतंत्र कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं में। तहसीन आपको। महेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। महेश जी बोलिए। जी नहीं, तहसीन जी की ये हैसियत नहीं है कि वो गुलाम नबी आजाद या आनंद शर्मा या तमाम ऐसे लोगों को इस तरह की ज्ञान की बात करें, और जो वो जेपी नड्डा साहब के कर रहे थे, अनाप ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अनाप शनाप बोलने, सुनो, अनाप शनाप बोल के आप कैसे कह सकते हैं इनकी इतनी हैसियत नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं ये? अगर ये बताइए, आप ये बात क्लियर करते हैं साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि इनकी हैसियत नहीं है ये कहने में? कैसे कह सकते हैं? आप कौन है कहने वाले? नहीं, हम आपसे ये पूछते हैं, कैसे आप ये कब बात से आप क्लियर आप करती है? 3 दिन 13 में मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह, रुक जाइए सर, मैंने ब्रेक से पहले मेजर अली शाह, मैंने ब्रेक से पहले बहुत हल्के अंदाज में कहा था आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब कांग्रेस को रिस्पॉन्ड करने दीजिए कांग्रेस की बारी में। आप सीपीआईएम से ही है सर, ध्यान रखिए। तहसीन पूनावाला का कंट्रीब्यूशन जो है गुलाम नबी आजाद के बराबर है क्या? आनंद शर्मा के बराबर है क्या? ज्यादा है, उससे ज्यादा है। आगे बोलिए, आगे बोलिए, उससे ज्यादा है, आगे बोलिए। मुंह तोड़ जवाब मिल गया। आप छोड़ दीजिए, आपको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। जेपी नड्डा जी की इन्होंने बात कही, मैं उसके आपको ऊपर जो है मुंह तोड़ जवाब मिल गया। क्लैरिफिकेशन दे दूं, उनका जान बदन ठीक कर है। दूं, ये जो झूठ बोल के और ये निकल जाते हैं वो मैं कर दूं। देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो 4 बार एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं हिमाचल में, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आरोप लगाने से योगदान कम हो जाता। हर एक देश का नागरिक को गलत इन्फॉर्मेशन योगदान देता है। मेजर अली शाह, आराम से सर, समझ नहीं आएगी बात सर, वैसी बहुत दिक्कत है नेटवर्क में। एक एक करके बात कर लेंगे तो आवाज समझ में आ पाएगी। महेश जी को बोलने दीजिए, फिर अली शाह आप ही के पास आ रहा हूँ। बोलिए महेश जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस तरह के ढकोसलाबाजी करने से, इस तरह के अनर्गल बयान किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से कि जेपी नड्डा जी चुनाव कभी नहीं लड़े, अरे आपको क्या मालूम? कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 4 बार विधायक रहे, आपको कुछ मालूम है? आप हवा में बात करते हैं, तीन के दर्शकों को आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मांगिए माफी इस बात के लिए। अगर थोड़ी सी भी कोई चीज आप पढ़े लिखे और समझदार हैं तो थोड़ा सा इस चीज को करें पहले। ठीक है महेश जी, आपकी बात पूरी हो गई। बोलिए अली शाह, बोलिए, फिर मैं तहसीन के पास जा रहा हूँ। बोलिए भाई, योगदान की बात करते ना महेश जी, योगदान की बात करते ना कि मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे। भाई, मैंने फौज में अपनी जान जोखिम में डाली है, दुश्मन से लड़ते हुए बॉर्डर पे, ये योगदान है मेरा। मैंने जहाँ पे गोलियां चल रही थी ना, वो जहाँ पे सीधे सामने करके मैं आया था, ये योगदान है मेरा। लेकिन मैं तो कोई मिनिस्टर नहीं रहा वहां पे, है ना, मैं कोई एमएलए वहां पे नहीं रहा। लेकिन आप बताइए, क्या मेरा योगदान एक फौजी होने के नाते कम है क्या देश के लिए? नहीं है ना।
तो आप हैसियत की बात करें ना तो बेहतर होगा। मेजर अली शाह, देश के लिए किए गए काम को आप इनाम के तौर पे चाहेंगे क्या? देश के लिए जो आपकी देशभक्ति रही उसके लिए इनाम चाहते हैं क्या? तो गलत है, ये योगदान की बात ना करे। मिनिस्टर बनने से या कुर्सी मिलने से कोई योगदान बड़ा नहीं हो जाता। योगदान एक रिक्शा वाला का भी है, एक चाय वाले का भी है। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं मेजर अली शाह, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। तहसीन ने जो कहा वो उसके जवाब में काउंटर कर रहे थे, आप दूसरी जगह मसला ले जा रहे हैं। अलग बात है, बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। तहसीन पूनावाला बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेजर अली शाह, मेजर अली शाह सीपीआई में सर आप मेजर अली शाह सीपीआईएम, ध्यान रखिए कांग्रेस नहीं। तहसीन पूनावाला बोलिए। जी, मैं महेश जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि नड्डा जी 4 बार एमएलए रह चुके, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो चुनाव की बात कर ही नहीं रहा था। मैं बीजेपी के अध्यक्ष बनने की चुनाव की बात कर रहा था। और 4 बार सर प्लीज, अब आप बीच में बोलेंगे तो बोलिए बोलिए महेश जी, एक बार बोलने दीजिए। और जो व्यक्ति 4 बार एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने और बीजेपी के अध्यक्ष है सिटिंग, उनका हाथ अमित शाह पकड़ते, धक्का मारते, साइड से हटाते जब मोदी जी और अमित शाह जाते कार्यकर्ता को हाथ मिलाने को। और उसी के साथ आजाद जी के विजुअल देखे राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी रुकते उनको आगे आने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि फर्क होता है। आप 4 बार एमएलए होने के बावजूद अमित शाह जी आपका हाथ पब्लिकली हाथ पकड़ते धक्का मारते। चलाइए ना विजुअल सर, चलाइए, महेश सर को दिखाइए विजुअल। ठीक है, दीपक रस्तोगी मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट। दीपक जी, लेकिन जिस अलायंस पे असल में आज बहस हो रही है उसके बाद ये मान लिया जाए कि बंगाल के इस रण में मुस्लिम वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करेगा। जी, बंगाल में हमेशा से मुस्लिम वोट बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। 30% से ज्यादा उनका वोट शेयर है और जो बंगाली मुसलमान है वहाँ 90% से ज्यादा, 90% के आसपास है। तो ये दरअसल पहले तो ब्रेक करने की कोशिश हुई थी अब्बास सिद्दीकी के गठबंधन और ओवैसी जो गए थे कि भाई वो उर्दू भाषी मुसलमान और बंगाली मुसलमान के समीकरण को तोड़ा जाए। लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने जो सेक्युलर फ्रंट नाम दे दिया उसमें आदिवासी और SC ST और तमाम इस तरह के जो फ्रंट के जो छोटे मोटे नेता हैं या बहुत सारे, वो लगभग 10 पार्टियों का गठबंधन उन्होंने बना दिया। तो ये एक मंच आधार मिल गया वाम मोर्चा को ये कहने का कि ये अकेले मुसलमानों का गठबंधन नहीं है। लेकिन दरअसल वो अब्बास सिद्दीकी रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बंगाली मुसलमान जो बंगाल में 90% हैं और लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभावी हैं उनको, और 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभावी हैं। 40-45 सीटों पर तो सीधे वो डोमिनेंट हैं। 40-45 सीटें वो जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे। तो ये वाम मोर्चा को सीधे सीधे दिख रहा है। वाम मोर्चा ने जो अपने खाते से दी है 30 सीटें, वो गिन के दी है कि 30 सीटें तो कम से कम निकल ही रही हैं। तो वो वाम मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी गठबंधन में इसी तरह से जुटी है कि जो छिटके हुए मुस्लिम मतदाता हैं वो इनकी ओर वापस आ जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में इन दोनों ही पार्टियों का, वाम मोर्चा और कांग्रेस, इनका लक्ष्य ये है कि जो 2011-2016 में जो इन्होंने खोई है जमीन, राजनीति की जमीन जो खोई है, उसको वापस पालें और उसमें और कुछ ऐड ऑन कर लें तो इनकी सफलता होगी। लेकिन दीपक जी, एक पार्टी जो अभी बनी है, आईएसएफ का जिक्र कर रहा हूं, जो एक पार्टी अभी बनी है उसे सांप्रदायिक इसलिए कह दिया जाए कि उसका संस्थापक मुस्लिम है। क्या ये सोच धर्मनिरपेक्ष है सर? नहीं, ये देखिए, बंगाल के संदर्भ में तो ये इसको मानना एकदम गलत होगा कि वो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है। वो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी खुद भी नहीं कर रही है। उसने खुद को जो जोड़ा है, उसने लगभग 10 पार्टियों को जोड़ा है। वो SC ST भी हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं, वो कूच बिहार के आदिवासी वर्ग के लोग भी हैं। तो उन्होंने इन लोगों को जोड़ा है जो कि रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे और अपनी अपनी छोटे छोटे धड़ों में अपनी अपनी ताकत जुटा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें से कुछ लोगों ने 2019 में भाजपा के लिए भी काम किया है। तो वो भी एक सबब है कि वो वोट जो है वो भाजपा से भी बिखरेगा, वो वोट हो सकता है कुछ तृणमूल से भी टूटेगा।
तो अब्बास सिद्दीकी एक नया समीकरण वहां जन्म देंगे कि वो किसका किसका वोट काट रहे हैं, और कांग्रेस और वाम मोर्चा अपनी जमीन किस तरह से तैयार कर रही है। ये अब्बास सिद्दीकी का जो गठबंधन है उसे सिर्फ मुस्लिम गठबंधन अगर माना जाए तो ये गलत होगा। उसमें ये जरूर है कि वो 30% मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित जरूर करेंगे। ठीक, लोकतंत्र पर आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। तहसीन फुला साहब मेरे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। तहसीन भाई, असल में क्या इस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते कि कांग्रेस में असल में नेतृत्व विहीन जो पार्टी है उसका तमगा उसे मिलना चाहिए? असल में लगातार इस तरह की कोशिशें, इस तरह के प्रयास किए जाते रहे कि पार्टी में कम से कम नेतृत्व के तौर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन वो दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा परिवार हो गया जिसके कोई मुखिया की जानकारी नहीं है, मुखिया पता भी है तो कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसका मन जो आता है वो कहता है। जी, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो ये नेता बयानबाजी कर रहे, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, इस पर लगाम लगनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। और देखिए, जहां तक सवाल है गांधी परिवार का, मैं आपके इस चैनल पे बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हम लोग जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, हम गांधी परिवार को वोट करते हैं, हम इनमें पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि भाजपा के जितने भी अध्यक्ष है वो क्यों आरएसएस से ही आते, आरएसएस से आते, ठीक है, उनका अधिकार है। मैं मानता हूँ आरएसएस देश के विरोध एक संगठन है, लेकिन गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, ये हमेशा आरएसएस के खिलाफ लड़ेगा और हमारी श्रद्धा इस परिवार में है। नेहरू जी, तहसीन, अपनी असफलताओं पे चादर आप ये कह के डाल सकते हैं कि दूसरे वाला भी असफल है, उसमें भी ये कमियां हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि गांधी परिवार असफल है। उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। आरएसएस ने कहा कि इस देश का संविधान माननीय नहीं है, इस देश का तिरंगा अशुभ है। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, हमारी श्रद्धा उनमें पूरी है। ये ही हमें इस देश को आगे ले जा सकते हैं। जब बेइंसाफ से देश ने तरक्की की, आज देखो देश कैसे बर्बाद हो रहा है। तहसीन देखिए, ये एस्से राइटिंग कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। एस्से राइटिंग कहीं लिखो तो आप ये लिखिएगा, बहुत अच्छी लाइंस हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए आप बीजेपी से बेहतर कब बनेंगे और कैसे बनेंगे? पब्लिक तो ये जानना चाहती है ना, जनता ये जानना चाहती है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी जो चप्पे चप्पे पे तैनात है, देश के कोने कोने में तैनात है, वो ऐसी हालत में क्यों पहुंच गई है? काउंटिंग डे पर मैं आपके साथ रहूंगा और आप देखोगे केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसाम, 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस जीतने वाली। आप रहिएगा अपनी बात पे कायम, तहसीन अपनी बात पे कायम रहिएगा, और इलेक्शन के लिए हम अभी से आपको बुक कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए आप हमारे साथ ही रहेंगे, टाइम निकाल लीजिएगा। बिल्कुल, 5 में से 4 जीत रही है और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट जीत रही है। आप ये लिख लेना, भाजपा को मिल रहा है मोदी जी का जुमला और 0। पुडुचेरी की सरकार तो आपकी वैसे चले गई, गुजरात के निकाय चुनाव में आप पिट गए। आप क्या बताएंगे मुझे सर? अगर हालिया कोई उत्साहित करने वाली बात है तो सिर्फ पंजाब के निकाय चुनाव है जहां आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा तो कुछ ऐसी उपलब्धियां भी दिखाई नहीं देती। मैं रहूंगा आपके साथ सर, आप चुनाव के रिजल्ट देख लेना। मैं स्वयं रहा हूं सर तमिलनाडु में, मैं स्वयं रहा हूं सर आसाम में। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, आज भी नहीं गया, लेकिन प्रियंका जी को जो आज रिस्पॉन्स मिला तमिलनाडु, सर रिकॉर्ड टूटेगा। इट्स अ वन वे स्ट्रीट आसाम और तमिलनाडु। आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करे, कुछ बदल गया आसाम आप में। समझ नहीं पा रहे तहसीन, 2 चीजें हैं तहसीन। एक वो बच्चा पढ़ने वाला जो साल भर पढ़ाई करता है और एग्जाम के टाइम में भी पढ़ाई करता है और वो पास करता है, लेकिन आप वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम से पहले रात पढ़ाई करना शुरू करते हैं। प्रियंका गांधी का टी गार्डन में पत्तियां तोड़ना आपको जिता देगा, ये थोड़ा सा अतिशोक्ति है, हाइपरबोल है, इट्स अ हाइपरबोल। बिल्कुल, लेकिन जो कांग्रेस का आसाम की स्ट्रेटेजी है, एंटी सीए स्ट्रेटेजी, 5 जो घोषित हुए और बाकी की जो स्ट्रेटेजी है, सब कुछ साथ में लेकर चलने की। आप सोचिए, हेमंता बिस्वा शर्मा आप ही के शो पर उन्होंने कहा कि हम बंगाली मुसलमान के वोट नहीं लेंगे। इस तरह के देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं। आसाम परेशान है इनसे, केरल में तो इनका कोई वजूद ही नहीं है, तमिलनाडु में बाहर जा रहे, पहले रजनीकांत जी नहीं लड़ रहे चुनाव, पुडुचेरी हार रहे और वेस्ट बंगाल में सरप्राइज है। सर आपने लेफ्ट और कांग्रेस की रैली देखी, उसकी तस्वीरें दिखाओ, यहाँ पे मेजर साहब बैठे हैं, उसकी तस्वीरें दिखाओ साहब, दिखाइए तस्वीरें। मोदी जी पैसे से तहसीन, आप तो लेफ्ट और कांग्रेस की रैली की बात कर रहे हैं जिसमें लोग भीड़ जुटाए। हमने तो यूपी में प्रियंका गांधी को अपने बच्चों के साथ स्टेज पे देखा था जहां उन्होंने इमोशनल अपील की थी, वहां भी आप पिट गए, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाए। मैं तो उस भीड़ को भी जानता हूं ना सर, तो आप इस भीड़ को क्यों हवाला दे रहे हैं मुझे? कुछ नहीं सर, आप देखिए अभी क्या होना है जमीन पर।
अब जमीनी चेंज हो रहा है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए है सर। देश की अर्थव्यवस्था पहली बार 40 साल में कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी तो है। उतरिए ना सड़कों पे। मैं आपसे पहला सवाल यही कर रहा था तहसीन, मैं पहला सवाल यही कर रहा था कि आपको बीजेपी के खिलाफ इन मुद्दों पे लामबंद होना चाहिए, लेकिन आपके घर में तो खुद ही बर्तन फूट रहे हैं, आप क्या कर पाएंगे? जो नेता इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नहीं है, वो कान खोल के सुन ले, वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जो नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सड़क पर नहीं है, आपकी जो कुछ भी डिफरेंसेस हो, आप पार्टी फोरम में उठाइए। अगर आप पब्लिकली उनकी आलोचना कर रहे हो, तो आप ये चीज याद रखिए, फिर तहसीन पुनारा प्रश्न पूछेगा और वीडियो वायरल होगा कि गुलाम नबी साहब, आप जम्मू और कश्मीर से लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हो, क्यों आपको महाराष्ट्र जाना पड़ता है। आनंद शर्मा साहब, उत्तर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला म्युनिसिपल चुनाव नहीं जीत सकते। ले लीजिए सार और जीके चुनाव, कि हम भी प्रश्न पूछेंगे, हम नहीं पूछ रहे प्रश्न, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं यही तो जानना चाहता हूं तहसीन, अगर G23 के नाम पे इतने G23 के नाम पे इतने एलिगेशन आप पे लगाए जा रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होती? डिसिप्लिनरी एक्शन आप क्यों नहीं लेते इनके खिलाफ? वक्त की बात है, हर चीज वक्त पर होगी, लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, वक्त निकल जाएगा, पहले ही निकला हुआ है, वक्त संभाल लीजिए तहसीन, अभी थोड़ा बहुत बच भी जाए, क्या पता। सर देखिए, ऐसा है कि चाहते शौहरते इज्जते उल्फते, चाहते शौहरते इज्जते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी, आज कांग्रेस है जहां कल भाजपा थी, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। सब कोई बात नहीं, वक्त सबका बदलता है, ये याद रखा जाएगा। आप कांग्रेस के नेता को याद रखना है, हमारे नेता सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस चीज को वो नोट करे और ठीक से नोट करे। मैं ठीक से छाती ठोक के चैनल पे कह रहा हूं। तहसीन, कई बार कांग्रेस को देख के और उसके अंदर जो आवाजें उठ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, बिग बॉस की याद आती है क्या? बिग बॉस मिस तो नहीं करते हैं आप बाहर भी? नहीं सर, बिल्कुल मिस नहीं करता, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था, जेन्युइनली टेलिंग यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का, और मैं इसको मिस नहीं करता, क्योंकि जब मैं रैलीज में जाता हूँ 20,000 22,000 की, सर गाजीपुर में 20,000 की भीड़ थी सर सुनने को, बहुत इज्जत मिलती है सर, बहुत इज्जत। नहीं तो यहाँ तो कोई कन्फेशन रूम भी नहीं है ना कि कहीं जाके पार्टी में कह दे, इसलिए तो लोग बाहर बोल रहे हैं। सर कन्फेशन रूम आप है ना सर, कन्फेशन रूम, और वहां ऊपर मेजर साहब बैठे हैं, देश की उन्होंने सेवा की है, आप दोनों के सेवा, और कौन, यहाँ मेजर साहब ने देश की सेवा की है, और यहाँ पर आपके शो पे लोग औकात दिखाते, इन्होंने देश की सेवा की है सर, देश की, ठीक है, देश के लिए जान देने को। उनके पिताजी ने भी, आप इनके पिताजी के इतिहास भी जानते हो, उनके पिताजी ने भी देश की सेवा की है, उनके पिताजी भी आर्मी में थे। ठीक है सर, उसकी इज्जत करता है पूरा देश, देश के लिए जो भी योगदान किसी का भी रहेगा उसके लिए देश इज्जत करता है, लेकिन उसके बदले में अगर वो माइलेज मांगने लगे, पॉलिटिकल स्कोरिंग करने लगे, तो फिर सब एक से हो जाएंगे। हमने तो बात कही नहीं। ठीक है, महेश वर्मा मेरे साथ हैं, ठीक है, योगदान की बात कही ना, ठीक है, तो भाई साहब मिनिस्टर नहीं रह चुके, अरे भाई तहसील भाई ने जो योगदान दिया है वो वहां पे किसी नेता ने नहीं दिया होगा, ठीक है ना, और उन्होंने बोल दिया था वहां पे कि हमने उनसे ज्यादा, हमारा योगदान उनसे ज्यादा है, इसीलिए मैं महेश भाई की बात पे आया, क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसे समझाते हैं। सुन लेते हैं अब महेश जी को सुन लेते हैं। महेश जी, असल में जो लोग भी कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको, प्रत्यक्ष तौर पे आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग तो फायदे के हो जाएंगे आपके लिए। फायदे नुकसान की बात तो उनको करना चाहिए ना, जिनके पास कोई ऐसी जमीन, जिन्होंने, जैसे आपने कहा कि भाई आपको एग्जाम देना है और एग्जाम की कोई तैयारी आपने करी नहीं, और ओवरनाइट आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ये भी जीत रहे हैं, हम वो भी जीत रहे हैं, हम ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी। अब इसके वजह से तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके भी इमरान खान के खिलाफ लड़े तो हम जीत जाएंगे। इस तरह की बातें जो है ना, बेतुकी बातें होती है। जो लड़ाई आज पश्चिम बंगाल की बात एक एक करके आप एनालिसिस करिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो जनता के साथ उसके हक की लड़ाई लड़ी है, जनता को जिसने कुछ डिलीवर किया, निश्चित रूप से वो जीतेगा, या वो बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी हो। ठीक है सर, मेरा स्पष्ट मानना है कि जनता और बनाम ममता की लड़ाई जो है वेस्ट बंगाल में मुखर है। उस चीज में जो भी आदमी सहयोग किया है जनता के साथ, उनकी किसी दुश्वारियों को कम करने के लिए, ठीक है सर। एक आखिरी कमेंट दीपक रस्तोगी से ले लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। दीपक जी, क्या माना जाए कि बंगाल की लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और ये तीसरे विकल्प के तौर पे जो कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिशें नाकाम रहेंगी? सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है, संक्षेप में बताइएगा।
नहीं, ये अब लड़ाई जो है सीधी नहीं रही है। ममता और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में दो ध्रुवीय ये मुकाबला अब नहीं रहा है। इसमें कांग्रेस और वाम मोर्चा और आईएसएफ का गठबंधन एक अहम भूमिका निभाएगा। और इसमें स्थिति ये है, ये हमें ये भी देखना पड़ेगा, अतीत में जो है वो भाजपा ने जो गेन किया है लोकसभा के चुनाव में जी, वो पिछली बार विधानसभा के चुनाव में उनका वोट कम हुआ था। और अगर उस तरह की स्थिति भाजपा के साथ बनती है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उसने अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखा है हर चुनाव में। तो असल में वाम मोर्चा और कांग्रेस ये अहम भूमिका निभाएंगी। इस बार ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियां अपनी जमीन ठीक है। तो ये मुकाबला अब दो तरफा नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, महेश जी आपका, तहसीन भाई शुक्रिया, और मेजर मोहम्मद अली शाह आपका बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बात हो रही थी कांग्रेस की स्थिति की और उसके भविष्य की। लोकतंत्र में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा, बहुत शुक्रिया आपका।